Hello everyone, welcome to PIB Notes channel. So today we will cover नवंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट PIB अपडेट्स. सो जैसा आपको पता होगा हम डेली बेसिस पर एक टॉपिक कवर करते हैं. जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया वो आप नवंबर प्लेलिस्ट के थ्रू कंप्लीट कर लेना. बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आई ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो इटसेल्फ. अगर कुछ रह गए तो इस वीडियो का सेकेंड पार्ट आएगा, हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. फॉर द PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना. उस पर आपको सभी PDFs मिल जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025. सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन क्या है. सो वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 brought together hundreds of young competitors from across the continent and offer a platform to showcase excellence, innovation and future ready कैपेबिलिटीज़. सो इस साल इस इवेंट का थर्ड एडिशन हुआ जिसको होस्ट किया ताइपे ने फ्रॉम ताइवान फ्रॉम 27 to 29 नवंबर एट नानजिंग एग्जीबिशन सेंटर. इसमें पार्टिसिपेट किया मोर देन 500 कॉम्पिटिटर्स अक्रॉस 44 स्किल कैटेगरीज रिप्रेजेंटिंग अराउंड 29 एशियन मेंबर एंड गेस्ट कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी. एंड पार्टिसिपेंट्स को मौका मिला to promote local education, economy, tourism and international exchanges. So this year India ने पहली बार World Skills Asia competition में पार्ट लिया and finished at 8th place among 29 participating nations. It was led by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship with NSDC and other technical partners जिन्होंने ट्रेनिंग और प्रिपरेशन में हेल्प करी. इंडियन कंटिजेंट में 23 कॉम्पिटिटर्स थे जिन्होंने कम्पीट किया इन 21 स्किल कैटेगरीज and were accompanied and supported by 21 experts. Okay, total 6 medals इंडिया ने जीते जिसमें से 1 सिल्वर था, 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं एंड 3 मेडेलियंस. एंड शोकेस किया इंडिया का फास्ट एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट इन ग्लोबल स्किल्स एक्सेलेंस. कुछ अचीवमेंट्स गिवन है जैसे देखो सिल्वर मेडल जीता इन पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग बाय मुस्कान. देन ब्रॉन्ज, ये सब आप एक बार रीड कर लेना, इतना याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है बट स्टिल जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. ऑल्सो women emerge as standout performers, contributing significantly to medal tally and underscoring rising leadership of young women. ये दिखाता है जेंडर पैरिटी को. ठीक है ना. Also women excelled in non-traditional skills and were awarded with best in the country medal. इस कंपटीशन के लिए सिलेक्शन कैसे हुआ था? They were selected via India Skills National Competition 2024 and months of rigorous industry-led training was supported by leading academic institutions, sector skill councils and global experts जिसने इंश्योर किया वर्ल्ड क्लास रेडीनेस फॉर द WSACs 25. चलिए अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक. सो लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0. ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इन 2021 and it aims to disseminate inspiring life stories of gallantry awardees and instill spirit of patriotism among students and provide करता है creative platform for students to showcase the heroic deeds of gallantry award winners aligning with the vision of NEP 2020 जो emphasize करता है experiential and project based learning over rote memorization. इस प्रोजेक्ट के ऑलरेडी 4 एडिशन सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं इन 2021, 22, 23, 24 एंड दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग द 5th एडिशन. प्रोजेक्ट के अंदर स्कूल्स ने कई सारे प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज किए एंड साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ फील्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी की ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. And this project has inspired lakhs and crores of students since its inception. And इस edition में, that is 5th edition में, this project has expanded beyond national borders and इसमें students of Indian schools abroad ने भी इस बार participate किया है. Edition 1 and 2 के टाइम पर 25 national winners were selected and felicitated jointly by Ministry of Education and Ministry of Defense. 3.0 और 4.0 में 100 national winners were selected and this year 100 national winners will be selected as per 5+3+3+4 curricular structure of NEP 2020. That is 25 winners from preparatory stage, 25 from middle stage and 25 from secondary stage, each from class 9 to 10th and class 11 to 12th. इनकी felicitation will be jointly organized by Ministry of Education and Ministry of Defense in New Delhi. Additionally, approximately 3,000 winners will be from 739 districts. हर district से 4 winners will be selected. 288 winners from the states, UTs. ओके, अब हमने ये देख लिया कि गैलेंट्री अवार्डीज़ की लाइफ स्टोरी से इंस्पायर किया जाता है. तो व्हाट आर दीज गैलेंट्री अवार्ड्स? सो
Post independence, first three gallantry awards, namely Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, and Veer Chakra, were instituted by the Government of India on 26th January 1950, which were deemed to have effect from 15th August 1947. इसके बाद three other gallantry awards, which were named Ashok Chakra Class 1, Ashok Chakra Class 2, Ashok Chakra Class 3, were instituted on 4th January 1952, but इनको रीनेम किया गया एज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र रिस्पेक्टिवली इन जनवरी 1967. इन अवार्ड्स को एक साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, फर्स्ट ऑन ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एंड देन ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आप याद कर लेना, परमवीर चक्र, देन अशोक चक्र, देन महावीर चक्र, देन कीर्ति चक्र, देन वीर चक्र, देन शौर्य चक्र. नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. So next we'll discuss Operation White Cauldron. In a major blow to synthetic drugs manufacturing, Directorate of Revenue Intelligence ने bust किया है एक clandestine factory को, which is located in sparsely populated area of the Gujarat in Valsad. So the factory was engaged in the production of alprazolam, a psychotropic substance under the NDPS Act of 1985. So this operation led to the seizure of alprazolam, which was worth 22 crores. So do remember, Operation White Cauldron was related to alprazolam, जो कि एक synthetic drug है. Next we will discuss Watershed Mahotsav, which was launched in Guntur in Andhra Pradesh, and also we'll discuss Vengalaya Palam tank rejuvenation project, which was recently inaugurated. So Union Ministry of Rural Development ने launch किया है Watershed Mahotsav in Guntur in Andhra Pradesh, which marks a national celebration of community-led water rejuvenation, soil health enhancement and sustainable rural transformation. ये महोत्सव सर्व करेगा एज अ प्लेटफॉर्म टू हाईलाइट इनोवेटिव वाटरशेड इनिशिएटिव्स and recognize local participation and promote sustainable water management as people's movement. इसी दौरान कई और इनिशिएटिव्स भी लॉन्च हुए, जिनमें से वन वॉज लॉन्च ऑफ मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान, विच विल फोकस ऑन rejuvenation of degraded landscapes via participatory planning, and also felicitation of watershed Jan Bhagidari Cup 2025 winners, which recognized exemplary community-led projects. Then let's see Vengalaya Pelem, which will be a model for rural renewal. So ये एक tank rejuvenation project है, which stands as a model for sustainable and participatory water management. The project is implemented under the Government of India's Watershed Development Program and marks a significant milestone in restoring local water bodies and ensuring long-term livelihood resilience. Okay, and this project represents a pioneering example of community-led rural development and demonstrate करता है कैसे infrastructure growth and ecological balance can coexist harmoniously. Key features हैं walking track, gazebo, community plaza, children's play area, enhancing recreation and well-being. इसी के साथ there is also a plantation of 350 coconut trees along the bund, which is expected to generate an annual income of 3 lakh, which makes the model economically self-sustaining. So हमारा next topic है 18th Urban Mobility India Conference and Exhibition 2024. इसके कुछ हाइलाइट्स हैं कि चेन्नई सिटी ने जीता है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उदयपुर विंस सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एजवाल को स्पेशल अवार्ड मिला है फॉर मिजोरम्स ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम. सो जो ये इवेंट था, इट वॉज अ 3-day इवेंट जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया along with government of Haryana through Institute of Urban Transport India and Gurugram Metro Rail Limited. जो 2025 का एडिशन था, it focuses on the theme Urban Development and Mobility Nexus, highlighting interlinkages between urban planning and mobility system and कैसे it has effect on economic growth, environmental sustainability, social equity and public health. Emphasis हुआ on urban mobility planning in tier 2 and tier 3 cities, so that जब वो tier 1 cities में evolve हों, they are already well planned and future ready. Also the venue for the 19th Urban Mobility India Conference and Exhibition was announced. Conference होगी in 2026 in Bhubaneswar, Odisha from 23rd to 25th October 2026. This conference concluded with distribution of awards in different categories of urban transport.
सो 8 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए विच इंक्लूडेड सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सिटी विद बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, सिटी विद मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग, city with best green transport initiatives, metro rail with best multimodal integration, metro rail with best passenger services, running trophy for the state या फिर UT which has implemented best urban transport project in the previous year, and special award for the efficient traffic management system which deserves recognition. So these awards were given to winners जो recommend किए गए थे by the award selection committee which was headed by a high level officer of the government and experts of the field. So let's discuss our next topic which is Janjati Gaurav Varsh Pakhwada which is being celebrated from 1st to 15 November 2025. So as आपको पता है 15 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज जनजातीय गौरव दिवस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा एंड इस साल उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी है विच इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव वर्ष इन इंडिया एंड एज पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन एक 15 डे की स्पेशल सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज की जा रही है एज जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा फ्रॉम 1st to 15th नवंबर। जैसा आपको पता है भगवान बिरसा मुंडा वॉज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट रिवर्ड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स एंड एन इंड्योरिंग सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन। इस सेलिब्रेशन के थ्रू हम ऑनर करना चाहते हैं सेक्रीफाइसेस कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडियाज ट्राइबल communities and bring their stories of courage and nation building into the national consciousness. Okay. इसी के चलते from Himalayas to coastal plains, states and UTs have launched series of cultural, educational and community oriented programs which reflect a shared spirit of pride and remembrance leading up to Janjati Gaurav Divas on 15th November 2025. जैसे जम्मू कश्मीर में वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हुई ऑन PM जनमन, धरती आबा इनिशिएटिव्स, लीगल एम्पावरमेंट। मेघालय में एक इनॉग्रल प्रोग्राम हुआ ऑफ द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एंड देन राजस्थान में ऑल दी 31 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स पार्टिसिपेटेड इन इनॉग्रल इवेंट्स ऑफ जनजाति गौरव वर्ष। आंध्र प्रदेश में ग्रैंड कल्चरल कार्निवल ऑर्गेनाइज हुआ ऑन दी 150th एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव्स हैं और अगर आपको इसका कंप्लीट एनालिसिस देखना है जनजाति गौरव वर्ष का, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में किया हुआ है। आई विल ऐड दिस वीडियो इन द आई कार्ड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। लेट्स डिस्कस 50 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। सो कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जिसके 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये एस्टैब्लिश हुई थी ऑन 1st November 1975 as the apex holding company of the nationalized coking coal mines in 1971 and non-coking coal mines in 1973. With a workforce of over 2.2 lakh employees, CIL remains one of the largest corporate employers in the country. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ तारागिरी which is the 4th Nilgiri class project 17A indigenous advanced stealth frigate. Okay, so project 17A की 4th ship of Nilgiri class Taragiri and the 3rd built by Mazagon Dock Shipbuilding Limited was delivered to Indian Navy on 28th November at MDL Mumbai. Okay, तो तारागिरी एक्चुअली INS तारागिरी की री इनकारनेशन है जो एक लिएंडर क्लास फ्रिगेट थी और 1980 से 2013 तक नेवी की सर्विस में रही। सो टोटल 33 ईयर्स तक सर्विस में रही ये शिप। नाउ प्रोजेक्ट 17A की जो शिप्स हैं दीज आर डिज़ाइन बाय वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो और ये शिप्स रिप्रेजेंट करती हैं एक जेनरेशनल लीप इन इंडिजिनस शिप डिज़ाइन, stealth, survivability and combat capability. Okay, so कंस्ट्रक्शन फिलॉसफी थी इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन, जिससे शिप एनविसाज टाइमलाइंस में डिलीवर हो गई। अब वेपन्स की बात करें तो तारागिरी एक मल्टी मिशन बीस्ट है जिसमें कि ब्रह्मोस, SSM, MF, स्टार
MR SAM complex, 76 mm SRGM, combination of 30 mm and 12.7 mm close-in weapon systems along with rockets, torpedoes for anti-submarine warfare. ठीक, propulsion है CODOG which is combined diesel और gas propulsion plants, जिसमें डीजल इंजन भी है, गैस टर्बाइन भी है और कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर सिस्टम भी है। प्रोजेक्ट 17 के शिवालिक क्लास की ये शिप्स बहुत ही एडवांस्ड है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो तारागिरी का बिल्ड टाइम है वो सिर्फ 81 मंथ्स है इन कंपैरिजन टू 93 मंथ्स फॉर द फर्स्ट ऑफ क्लास नीलगिरी। ओके, ये लास्ट 11 मंथ्स में डिलीवर हुई 4th P-17A शिप है। रिमेनिंग 3 शिप्स अगस्त 2026 तक डिलीवर हो जाएंगी। इसमें 200 से ज़्यादा MSMEs इन्वॉल्व हैं, 4000 डायरेक्ट जॉब्स वर जनरेटेड, 10,000 प्लस की इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ये डिलीवरी शोकेस करती है इंडिया की राइजिंग कैपेबिलिटी इन नेवल डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और आत्मनिर्भर शिप बिल्डिंग में। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड्स वर अनाउंस्ड on the occasion of National Milk Day by the Department of Animal Husbandry and Dairying under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying। ठीक है, So National Gopal Ratna Award is one of the highest national honors in the livestock and dairy sector। इस साल इस अवार्ड्स के लिए more than 2000 applications were received, जिसमें से अवार्डीज were selected। डिटेल्स विनर्स की गिवन है, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। बट अब हम देखते हैं एक बार बैकग्राउंड क्या है इन अवार्ड्स का। जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इट वॉज लॉन्च इन December 2014 विच फोकसेज ऑन द साइंटिफिक कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स। Since 2021, department has been conferring the National Gopal Ratna Awards annually to encourage milk producing farmers, dairy cooperative societies, MPCs, FPOs and artificial insemination techniques। ठीक है, अब जो ये अवार्ड है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, अ मोमेंटो, मॉनिटरी प्राइज इन द फर्स्ट 2 कैटेगरीज, दैट इज बेस्ट डेयरी फार्मर एंड बेस्ट DCS, FPO या फिर MPCs। फर्स्ट रैंक को मिलते हैं अराउंड 5 लाख, सेकेंड रैंक को 3 लाख्स एंड थर्ड रैंक को 2 लाख्स। और एक स्पेशल अवार्ड है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उनको भी 2 लाख मिलते हैं। इन केस ऑफ बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन कैटेगरी, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स विल कंसिस्ट ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एंड अ मोमेंटो ओनली। ठीक है, कोई कैश प्राइज नहीं है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन के लिए। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने प्रेजेंट किए प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड्स टू फार्मर्स इन न्यू दिल्ली। प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड सेरेमनी celebrating the silver jubilee of protection of plant varieties and farmers' rights Act 2001 and the 21st foundation day of PPV and FRA was held in New Delhi. It select farmer awardees from across the country for their outstanding contribution to seed conservation and biodiversity। Okay, तो जिन लोगों को अवार्ड्स मिले, इट इंक्लूडेड कम्युनिटी सीड बैंक ऑफ तेलंगाना, शिक्षा निकेतन ऑफ पूर्व बर्धमान वेस्ट बंगाल, मिथिलांचल मखाना प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, CRSNA दिहिंग तेगा यूनियन कमेटी ऑफ असम, श्री भूपेंद्र जोशी ऑफ उत्तराखंड एटसेट्रा। ठीक है, अंडर PPV एंड FRA एक्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंसेंटिव्स ऑफ अप टू 15 लाख टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ सीड वेराइटीज। अ सीड इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ अ फार्मर। It is our fundamental right. While promoting new and high-yielding varieties is essential, preserving traditional seeds is equally important. इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ऑल्सो अवेयरनेस रिगार्डिंग भी उन्होंने बात की कि कैसे आज भी बहुत से फार्मर्स हैं हु आर अनअवेयर ऑफ द एक्ट। बैकग्राउंड क्या है, जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इस अथॉरिटी के हेडक्वार्टर हैं इन न्यू दिल्ली। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है PPV एंड FRA का? इट ग्रांट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू प्लांट ब्रीडर्स फॉर देयर इनोवेशंस इन डेवलपिंग न्यू प्लांट वेराइटीज़। किसी ने अपनी नई प्लांट वेराइटी डेवलप की है बाय ब्रीडिंग, तो उनको IP राइट्स प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। रिकॉग्नाइज करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं फार्मर्स एंड कम्युनिटीज़ को जो कंजर्व करते हैं ट्रेडिशनल वेराइटीज़ एंड बायोडाइवर्सिटी। प्रमोट करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स राइट्स टू सेव, यूज़, सॉ, रीसॉ, एक्सचेंज, शेयर एंड सेल फार्म सेव्ड सीड ऑफ रजिस्टर्ड वेराइटीज़। जो रजिस्टर्ड वेराइटीज़ हैं, अगर वो
फार्मर सेव कर कर यूज़ कर रहे हैं, सॉ कर रहे हैं, रीसॉ कर रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग उनकी राइट्स को रेगुलेट करते हैं। इनकरेज करता है रिसर्च एंड इनोवेशन इन प्लांट ब्रीडिंग एंड एग्रीकल्चर। मेंटेन करता है नेशनल रजिस्टर ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड इंश्योर करता है डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वैल्यूएबल जर्मोप्लाज्म रिसोर्सेज। ये अथॉरिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सेफ गार्डिंग फार्मर्स ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इंश्योर करती है इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ इंडिजिनस वेराइटीज। ओवर द पास्ट 21 years, PPV and FRA has registered thousands of new and traditional varieties, एक्नॉलेज किया है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर कम्युनिटीज़ एंड इंसेंटिवाइज किया है कंजर्वेशन एफर्ट्स वाया फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन। So, authority continues to advance the vision of resilient and biodiverse agriculture ecosystem in alignment with principles of Atmanirbhar Bharat. Okay. So, cabinet approved export promotion mission to strengthen India's export ecosystem with an outlay of 25,000 crores. So, export promotion mission एक flagship initiative है announced in the Union Budget 2025-26 जो strengthen करता है इंडिया का export competitiveness particularly for MSMEs, first time exporters and labor intensive sectors. ये मिशन प्रोवाइड करेगा कॉम्प्रिहेंसिव फ्लेक्सिबल एंड डिजिटली ड्रिवन फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 टू फाइनेंशियल ईयर 2030-31 विद एन आउटले ऑफ अराउंड 25,000 करोड़। ये मिशन मार्क करता है एक शिफ्ट फ्रॉम द मल्टीपल फ्रेगमेंटेड स्कीम्स टू अ सिंगल आउटकम बेस्ड एंड अडेप्टिव मैकेनिज्म जो रिस्पॉन्ड कर सकता है स्विफ्टली टू ग्लोबल ट्रेड चैलेंजेस एंड इवॉल्विंग एक्सपोर्टर नीड्स। सो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो इन्वॉल्व करता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अदर की स्टेक होल्डर्स जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, कमोडिटी बोर्ड्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये मिशन ऑपरेट करेगा वाया 2 इंटीग्रेटेड सब स्कीम्स विच इंक्लूड्स निर्यात प्रोत्साहन जिसका फोकस होगा ऑन इम्प्रूविंग एक्सेस टू अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंस फॉर MSMEs वाया इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, कोलैटरल गारंटीज, क्रेडिट कार्ड्स फॉर ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स एंड क्रेडिट एनहांसमेंट सपोर्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन इनटू न्यू मार्केट्स। क्रेडिट सपोर्ट वगैरह दिया जाएगा कि लोग अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकें, ठीक है। देन निर्यात दिशा, इसका फोकस होगा ऑन नॉन फाइनेंशियल एनेबलर्स जो एनहेंस करेंगे मार्केट रेडीनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड कंप्लायंस सपोर्ट, असिस्टेंस फॉर इंटरनेशनल ब्रांडिंग, पैकेजिंग, पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर्स, एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, इनलैंड ट्रांसपोर्ट रिम्बर्समेंट्स एंड ट्रेड इंटेलिजेंस। सो निर्यात प्रोत्साहन का फोकस होगा ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड निर्यात दिशा का फोकस होगा ऑन नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। EPM ने कंसोलिडेट की हैं की एक्सपोर्ट सपोर्ट स्कीम्स जैसे इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव और इनको अलाइन किया है विद कंटेम्प्रेरी ट्रेड नीड्स। मिशन को डिज़ाइन किया है टू डायरेक्टली एड्रेस स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जो कंस्ट्रेन करते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स जैसे लिमिटेड एंड एक्सपेंसिव ट्रेड फाइनेंस एक्सेस, हाई कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस विद इंटरनेशनल एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स, inadequate export branding, fragmented market access, logistical disadvantages for exporters in interior and low export intensity regions. So under the EPM, priority support दिया जाएगा to sectors impacted by recent global tariff escalations जैसे textiles, leather, gems and jewelry, engineering goods, marine products, etc. इससे हमें हेल्प मिलेगी इन सस्टेनिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, प्रोटेक्टिंग जॉब्स, सपोर्टिंग डाइवर्सिफिकेशन इनटू न्यू जोग्राफीज। सो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड विल एक्ट एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी विद ऑल द प्रोसेसेस फ्रॉम एप्लीकेशन टू डिस्पर्सल बीइंग मैनेज्ड वाया डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटाइज करने से एफिशिएंसी हमारे इस मिशन की इंक्रीज ही होगी। सो मिशन से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इट इज़ एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंस फॉर MSMEs, enhance export readiness via compliance and certification support, improve market access and visibility for Indian products, boost exports from non-traditional districts and sectors, generate employment across manufacturing, logistics and allied services. ऑल्सो ये मिशन हमारा अलाइन करता है विद द विजन ऑफ विकसित भारत @2047। नेक्स्ट इज कैबिनेट ने अप्रूव किया क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स
Up to 20,000 crore collateral free credit support envisaged 100% credit guarantee via NCGTC. ठीक है, अब देखो इसे समझते हैं. तो CGSC will provide 100% credit guarantee coverage by National Credit Guarantee Trustee Company Limited to member lending institutions for extending additional credit facilities up to 20,000 crore to eligible exporters including MSMEs. The scheme will be implemented by Department of Financial Services via National Credit Guarantee Trustee Company Limited, and a management committee formed under the chairmanship of Secretary DFS will oversee the progress and implementation. इसका impact is expected to enhance global competitiveness of Indian exporters and support diversification into new and emerging markets by enabling collateral free credit access under CGSC. ये स्ट्रेंथन करेगा लिक्विडिटी, इंश्योर करेगा स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस, रेनफोर्स करेगा इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट. एक्सपोर्ट्स एक क्रिटिकल पिलर है इंडियन इकोनॉमी के, एज दे अकाउंट फॉर नियरली 21% ऑफ द GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉय करती हैं मोर देन 45 मिलियन पीपल, and MSME contribute करते nearly 45% of the total exports. Therefore, it is important to extend enhanced financial assistance and adequate time to exporters for diversifying their markets and enhance global competitiveness of Indian exporters. So our next topic is नई चेतना 4.0. So ये इनिशिएटिव अभी लॉन्च हुआ ऑन 25 नवंबर 2025 टिल 23 दिसंबर 2025. ठीक है, ये कवर करेगा इंडिया की सभी स्टेट्स को एंड यूटीज़ को, एंड इसको ऑर्गेनाइज किया है DAYNRLM, दैट इज़ दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के अंडर बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ओके, इस कैंपेन को लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री शिवराज सिंह चौहान ने, एंड ही ऑल्सो हाईलाइटेड कैसे ऑलरेडी 2 करोड़ से ज़्यादा SHG women have already become लखपति दीदीज. इसका विजन मेनली ये है कि no sister remains in poverty, no woman lives with tears in her eyes, and that every sister attains dignity, confidence and prosperity as a लखपति दीदी. Total 11 ministries and departments collaborate कर रहे हैं और इसके लिए एक advisory साइन की है. So ministries include Ministry of Women and Child Development, Department of School Education and Literacy, Ministry of Home Affairs, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Ministry of Information and Broadcasting, and Department of Justice. Okay, so इसके थ्रू हम लेवरेज करना चाहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ईच कोलैबोरेटिंग मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस. ऑल्सो 3 मिनिस्ट्रीज़ के बीच एक MOU साइन हुआ बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसका टारगेट होगा मॉडल वायलेंस फ्री विलेजेस डेवलप करना एंड रूरल गर्ल्स एंड वुमेन के लिए सेफ्टी राइट्स और एम्पावरमेंट. अब इस नई चेतना का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट कम्युनिटी एक्शन को स्ट्रेंथन करना, रूरल वुमेन के लिए सेफ मोबिलिटी, वुमेन की सेफ्टी, डिग्निटी एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अक्रॉस रूरल इंडिया एंड रिकॉग्नाइजिंग वुमेन एज की इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर्स. ऑल्सो अनपेड केयर वर्क को शेयर्ड कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना. ठीक है, ऑल्सो वुमेन का एक्सेस बढ़ाना टू क्रेडिट, स्किल्स, एसेट्स, जेंडर बेस्ड रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज़ एंड बजटिंग. ये सब इसका कुछ मेन हाइलाइट्स हैं. अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विच इज़ हेलो एवरीवन. आज हम डिस्कस करेंगे हमारे नेशनल सॉन्ग दैट इज़ वंदे मातरम. सो ये टॉपिक आपकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, और जैसे इसको 150 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं तो अभी एक करंट न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. वंदे मातरम विच ट्रांसलेट्स टू मदर आई बाउ टू दी इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, जिसे कि 1950 में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था एज नेशनल सॉन्ग. तो इसको कंपोज किया है
बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, एंड इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द लिटरेरी जर्नल बांगदर्शन ऑन 7 नवंबर 1875। लेटर इसको इंक्लूड किया गया इन बंकिम चंद्र चैटर्जीज नॉवल आनंद मठ। सो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आनंद मठ किसका नॉवल है, कब पब्लिश हुआ, ये आपको थोड़ा याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट में। सो आनंद मठ पब्लिश हुई थी इन 1882, जिसमें कि वंदे मातरम सॉन्ग भी पब्लिश किया गया था। इट वॉज सेट टू म्यूजिक बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो 1875 में सॉन्ग का बर्थ हुआ और इसका पब्लिकेशन हुआ इन बांगदर्शन मैगजीन। तो श्री औरोबिंदो ने लिखा था कि ये सॉन्ग 32 ईयर्स पहले कंपोज हुआ था, मतलब अराउंड 1875 इन हिज वंदे मातरम डेली न्यूज़पेपर इन 1907। सो जो बंकिम चंद्र चैटर्जी की नॉवल थी वो इनिशियली सीरियलाइज हुई इन द बंगाली मंथली मैगजीन बांगदर्शन, जिसमें कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही वंदे मातरम वॉज पब्लिश्ड। 1882 में बुक का पब्लिकेशन। सो जो आनंद मठ नॉवल था उसका थीम था रिलीजन ऑफ पैट्रियोटिज्म। इसमें सनातन्स जो थे वो पैट्रियोटिक मॉन्क्स थे जो कि ब्रिटिश रूल से फ्रीडम चाहते थे, उसे अपनी धार्मिक ड्यूटी मानते थे। तो ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो संग बाय द सनातन्स ऑफ आनंद मठ, ठीक है। सो वो अपने टेम्पल में मदरलैंड की 3 इमेजेस रखते थे, विच इंक्लूडेड मदर दैट वॉज ग्लोरियस पास्ट के बारे में, मदर दैट इज विच इज़ अबाउट सफरिंग इंडिया, एंड मदर दैट विल बी फ्यूचर एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया, ठीक है, ठीक है। औरोबिंदो के वर्ड्स में द मदर ऑफ हिज विजन हेल्ड ट्रेंचेंट स्टील नॉट द बोल ऑफ मेंडिकेंट। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पावरफुल मदरलैंड, नॉट वीक और बेगिंग। अब हम थोड़ा देखते हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी के बारे में। सो ही वॉज बॉर्न इन 1838 एंड डाइड इन 1894। ये एक नॉवलिस्ट थे, पोएट भी थे, एसेइस्ट भी थे, एंड उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन बंगाली रेनेसां, ठीक है। मॉडर्न बंगाली प्रोज के पायनियर थे। इनके नोटेबल वर्क्स इंक्लूड आनंद मठ ऑफ 1882, दुर्गेश नंदिनी ऑफ 1865, कपाल कुंडला ऑफ 1866, देवी चौधरानी ऑफ 1884। ये सब रिफ्लेक्ट करते हैं सोशल, कल्चरल एंड मोरल कंसर्न्स ऑफ कॉलोनाइज सोसाइटी जो स्ट्राइव कर रही थी फॉर सेल्फ आइडेंटिटी। तो ये आपको याद रखना है, ये वर्क्स कई बार पूछ ले जाते हैं किससे रिलेटेड है। सो वंदे मातरम नेशनलिज्म का स्पिरिचुअल और पेट्रियाटिक फ्यूजन था। सो जैसा कि आपको पता है 1905 में स्वदेशी मूवमेंट भी चल रही थी, उसी के साथ साथ एक वंदे मातरम संप्रदाय बना उस टाइम पर बंगाल में। तो इस संप्रदाय के लोग मॉर्निंग में प्रभात फेरीज निकालते थे सिंगिंग वंदे मातरम। टैगोर ने भी कई बार इन प्रभात फेरीज को ज्वाइन किया, थोड़ी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस इकट्ठी करते थे फ्रॉम पीपल इन सपोर्ट ऑफ मदरलैंड, ठीक है। देन 1906 में बैरिसल प्रोसेशन हुआ जिसमें कि मोर देन 10,000 हिंदूज एंड मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया, जॉइंट मार्चेस निकाली अलॉन्ग विद वंदे मातरम फ्लैग्स, ठीक है। देन अगस्त 1906 में इंग्लिश डेली टाइटल वंदे मातरम लॉन्च किया गया अंडर द एडिटरशिप ऑफ बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और श्री औरोबिंदो इसके जॉइंट एडिटर थे, एंड ये एक पावरफुल नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर बना, ठीक है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इट वॉज अलार्म्ड बाय द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वंदे मातरम बोथ एज सॉन्ग एंड स्लोगन। तो उन्होंने काफ़ी मेजर्स लेने स्टार्ट किए टू कर्ब इट्स स्प्रेड। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सिंगिंग या फिर चैंटिंग ऑफ वंदे मातरम वॉज बैंड, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी वार्निंग मिली ऑफ डी रिकग्निशन अगर उनके स्टूडेंट्स ऐसी पोजीशंस में पार्टिसिपेट करते मिले। देन नवंबर 1905 में 5 रुपीज़ का फाइन वॉज इम्पोज ऑन 200 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इन रंगपुर ऑफ बंगाल। और उनकी गलती क्या थी? दे वर गिल्टी ऑफ चैंटिंग वंदे मातरम। देन 1906 में धूलिया में एक मीटिंग हुई जहाँ पर काफ़ी स्लोगन रेज किए गए वंदे मातरम। 1908 में बेलगाम में कर्नाटका लोकमान्य तिलक को डिपोर्ट करते वक्त
स्लोगन पर बीटिंग्स हुई और अरेस्ट किए गए, ठीक है। ब्रिटिश का जितना रिप्रेशन बढ़ा उतना ही सॉन्ग का मॉरल पावर बढ़ता गया। इसी के चलते वंदे मातरम बिकेम द एम्बलम ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। वंदे मातरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस गिवन है। तो सबसे पहले जो 1896 का सेशन था कांग्रेस का, उस टाइम पर इट वाज संग बाय श्री रविंद्रनाथ टैगोर। देन 1905 का जो वाराणसी सेशन था रिगार्डिंग एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट, इस सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था फॉर ऑल इंडिया ओकेजन्स। देन 1906 में एक बारिसल कॉन्फ्रेंस थी जिस टाइम पर इट वॉज बैंड बट पीपल स्टिल शाउटेड स्लोगन्स, ठीक है। 1907 में एट लाहौर प्रोटेस्ट्स वर देयर अगेंस्ट स्वदेशी अरेस्ट, तब भी चैंटिंग हुई। देन 1908 में ट्यूटिकोरिन मिल स्ट्राइक हुई जिस टाइम पर वर्कर्स ने वंदे मातरम को चैंट किया। देन 1908 में बॉम्बे में तिलक, जब लोकमान्य तिलक के ट्रायल चल रहे थे तब भी इसके चैंटिंग की गई। देन 1914 में जब तिलक रिटर्न फ्रॉम मंडाले, वंदे मातरम चैंट्स वर एवरीवेयर। So Vande Mataram as a political slogan was first used on 7 August 1905, mainly जो स्वदेशी जब अडॉप्ट किया गया एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, तब इट वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड एज अ पॉलिटिकल स्लोगन। नाउ अब इसका इम्पैक्ट क्या था ऑन इंडियन रिवोल्यूशनरीज अब्रॉड। तो 1907 में इन स्टगार्ट बर्लिन मैडम बिकाजी कामा unfurls tricolor flag abroad and Vande Mataram was written on it. Then 1909 में मदन लाल ढींगरा when he was hanged in England, उनके last words were वंदे मातरम। Then 1909 में Indian Patriots in Paris published वंदे मातरम magazine from Geneva. Then in October 1912 जब 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले अराइव्ड इन केप टाउन, तब भी वहाँ चैंटिंग हुई और वंदे मातरम। अब इसके नेशनल स्टेटस के बारे में देखते हैं। ऑन जनवरी 24, 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनाउंस किया नेशनल एंथम विल बी जनगण मन एंड नेशनल सॉन्ग विल बी वंदे मातरम। अब इसके 150 ईयर्स हो रहे हैं, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेलिब्रेशन को 4 फेजेस में प्लान किया है। एक फेज है 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है टिल 14 नवंबर। तो 7 नवंबर 2025 को नेशनल इनॉग्रल इवेंट है। इसके अंडर वीआईपी इवेंट्स होंगे, कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स वगैरह रिलीज़ किए जाएंगे, एग्जीबिशन होगी ऑन द हिस्ट्री ऑफ वंदे मातरम, शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग होगी, ऑफिशियल वेबसाइट अपलोड्स, रिनाउंड सिंगर्स प्रेजेंट मल्टीपल अडेप्टेशंस ऑफ वंदे मातरम। देन कुछ ईयर लॉन्ग एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और एफएम रेडियो पर कुछ कैंपेन्स होंगे। देन पीआईबी पैनल डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करेगा ऑन वंदे मातरम इन Tier 2 and Tier 3 cities. And then global music festival dedicated to spirit of Vande Mataram. Then tree plantation drive organize होगी, salute to mother earth, patriotic murals on highways बनाए जाएंगे, audio message and LED displays in stations and airports. Special activities होंगी, 25 short films of 1 minute each on different facets of Vande Mataram will be released. बंकिम चंद्र चटर्जी की लाइफ के बारे में कुछ, बंकिम चंद्र चटर्जी की लाइफ, रोल ऑफ वंदे मातरम इन फ्रीडम स्ट्रगल और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी वाया सोशल मीडिया। ये सिर्फ बंकिम चंद्र चटर्जी को ट्रिब्यूट नहीं बल्कि हाईलाइट करता है उनका रोल इन इंस्पायरिंग जनरेशंस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। वंदे मातरम सिर्फ एक सॉन्ग नहीं, एक सिविलाइजेशनल एंथम है। ये इंडिया की यूनिटी, सैक्रिफाइस, नेशनलिज्म और कल्चरल प्राइड का सिंबल है। सो इन द एंड वंदे मातरम एक सिविलाइजेशनल एंथम है। ये इंडिया के यूनिटी, सैक्रिफाइस, नेशनलिज्म और कल्चरल प्राइड का सिंबल है। वाटर अवार्ड्स, सो इनिशिएटिव्स जैसे कि जल शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने स्ट्रेंथन किया है इंडिया की वाटर सिक्योरिटी को। एंड 6 नेशनल वाटर अवार्ड्स ऑनर्ड 46 विनर्स अक्रॉस 10 कैटेगरीज। And first time जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स वर गिवन फॉर द ईयर 2025। अब अच्छे से समझते हैं। सो नेशनल वाटर अवार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2018 एंड इन दे वर थॉट एज अ प्लेटफॉर्म टू ऑनर इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट्स जो डेमोन्स्ट्रेट करें इनोवेशन
leadership, and dedication in the field of water conservation. इनिशिएटिव के थ्रू हम हाईलाइट करते हैं अर्जेंट नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल वाटर यूजेज एंड प्रमोट करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन प्रोटेक्टिंग एंड रेजुवनेटिंग वाटर रिसोर्सेज वाया आउटरीच, एजुकेशन एंड ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़। इस कैंपेन के थ्रू हम इंस्पायर करते हैं बिहेवियरल चेंज अमंग इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल। नेशनल वाटर अवार्ड्स रिकॉग्नाइज करते हैं एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्प करते हैं इन ब्रिंगिंग नेशन क्लोजर टू द विजन ऑफ जल समृद्ध भारत या फिर एक वाटर सिक्योर एंड वाटर एनरिच्ड इंडिया। इस अवार्ड को डिज़ाइन किया गया है एज अ कैटलिस्ट फॉर चेंज एंड ये अवार्ड एम करता है टू हाइटन पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वाटर एंड इंस्पायर वाइडर अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट वाटर यूज़ प्रैक्टिसेस। ये एक एनुअल इवेंट है जहाँ पर डाइवर्स स्टेक होल्डर्स एक साथ आते हैं फॉर अ शेयर्ड मिशन। सो इस साल 6th नेशनल अवार्ड्स वर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द ईयर 2024 एंड ऑफिशियली इनको लॉन्च किया गया ऑन 23 अक्टूबर 2024। 751 एप्लीकेशंस वर मेड फॉर दीज अवार्ड्स जिसमें से कि 46 winners were decided including joint awardees. So these winners were chosen across 10 different categories and the awards were conferred on the 18th November 2025. So Maharashtra secured first rank under the best state category followed by Gujarat in the second place and Haryana in the third place. कंप्लीट लिस्ट के लिए आप इस PDF के थ्रू एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो कैटेगरीज क्या थी इस बार नेशनल वाटर अवार्ड्स के लिए? बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट सिविल सोसाइटी, बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर, बेस्ट इंस्टीट्यूशन अदर देन स्कूल और कॉलेज, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन, बेस्ट स्कूल या फिर कॉलेज, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी। सो दीज वर द 10 कैटेगरीज, ओके। एंड अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स को। सो इन अवार्ड्स को लॉन्च किया गया इन 2024 अंडर द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। ये ऑनर करते हैं आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी ड्रिवन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स को, रिकॉग्नाइज करते हैं 100 कंट्रीब्यूटर्स अक्रॉस सेक्टर्स एंड दिस इनिशिएटिव promotes scalable models for groundwater recharge and long-term water security. Under this campaign, 35 lakh groundwater recharge structures have been constructed. So इस initiative के अंदर states को divide किया जाता है into 5 zones and districts को encourage किया जाता है to construct a minimum of 10,000 artificial recharge and storage structures. This number is 3,000 for the districts of northeastern and hilly states and 10,000 for the municipal corporations nationwide. In structures में included है rooftop rainwater harvesting as well as rejuvenation of lakes, ponds, step wells. So जो जन संचय जन भागीदारी अभियान है ये प्रमोट करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन वाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज स्ट्रक्चर्स। इस साल 100 अवार्ड्स रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, म्यूनिसिपल बॉडीज, NGOs, इंडस्ट्रीज, फिलेंथ्रोपिस्ट्स एंड ऑफिशियल्स। सो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज देखो। सो रैंक 1 गोज टू तेलंगाना, रैंक 2 टू छत्तीसगढ़ एंड रैंक 3 टू राजस्थान। फुल लिस्ट आपको इस PDF में मिल जाएगी। हाउ आर वी शेपिंग इंडियाज वाटर सिक्योर फ्यूचर? सो इंडिया को वाटर सिक्योर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स और कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करे हैं, उनमें से कुछ को हम डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। सो ये एक नेशन वाइड वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया इन 2021 विद द स्लोगन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसका एम्फेसिस है on rainwater harvesting and sustainable water management via activities जैसे desilting water bodies, afforestation and constructing
check dams and water harvesting pits. Okay. Next we have Atal Bhujal Yojana. So this was launched in 2019 and ये एक community led participatory groundwater management scheme है which is operating in 8,203 water stressed gram panchayats across 7 states. सो इस स्कीम के अंडर 81,000 सप्लाई साइड स्ट्रक्चर्स को हमने कंस्ट्रक्ट किया है या फिर रेनोवेट किया है फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज विद अराउंड 9 लाख हेक्टेयर्स ब्रॉट अंडर एफिशिएंट वाटर यूज प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट विल डिस्कस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. इस स्कीम का एम है टू इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, जिससे कि हम एक रिलायबल इरिगेशन को इंश्योर कर सकें और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकें. इसका विजन है हर खेत को पानी, दैट इज़ मोर क्रॉप पर ड्रॉप. इसके अंदर हम इरिगेशन कवरेज को बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं माइक्रो इरिगेशन एंड इंश्योर करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वाटर सोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज. देन वी हैव अमृत 2.0 which is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. So ये initiative is aimed to make cities self-reliant and water secure by providing universal tap water coverage in all statutory towns and full sewerage septage management in 500 Amrut cities. अब statutory towns क्या होते हैं आप comment section में बताओगे. A total of 3,568 projects have been approved along with 181 lakh new tap connections. ये सब याद नहीं रखना है, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. यू आर रीडिंग, हर डेटा आप याद नहीं कर सकते, ठीक है. देन वी हैव जल जीवन मिशन. दिस वाज लॉन्च्ड इन 2019 एंड इसका एम है टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. जब से लॉन्च हुआ है सिंस देन 12.50 करोड़ हाउस होल्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड न्यू वाटर कनेक्शंस, making it one of the fastest rural infrastructure expansions in the country. ये प्रमोट करता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो जो नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं, दीज अवार्ड्स हाईलाइट द डाइवर्स वेज कैसे वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एवरीडे लाइफ एंड गवर्नेंस. ऑल्सो these awards inspire countless others to join the journey, ensuring the story of India's development is inseparably linked with the story of its water security. Now quickly हम mind map के through इसको revise करेंगे. So we will revise water conservation initiatives and awards in India. तो सबसे पहले we will discuss National Water Awards. So these were launched in 2018. इसका vision है जल समृद्ध भारत, which is water secure India. ऑब्जेक्टिव है टू ऑनर इनोवेशन, लीडरशिप एंड डेडिकेशन. प्रमोट करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड बिहेवियरल चेंज. 6 नेशनल वाटर अवार्ड्स वर कॉन्फर्ड in 2025 for year 2024. Total number of winners are 46 including joint winners and across 10 different categories. इन अवार्ड्स के लिए 751 applications were received and were conferred on 18 November 2025. Now बेस्ट स्टेट कैटेगरी में रैंक 1 गोज टू महाराष्ट्र, रैंक 2 टू गुजरात, रैंक 3 टू हरियाणा. नाउ अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरी, सो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट गोज टू राजनंदगांव, खारगोन, मिर्ज़ापुर, तिरुनेलवेली, सेफा हिजाला. देन बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी टू नवी मुंबई, बेस्ट इंडस्ट्री अपोलो टायर्स लिमिटेड इन कांचीपुरम, बेस्ट विलेज पंचायत टू डुबिगनीपल्ली इन पायम. Next, we will discuss Jal Sanchay Jan Bhagidari Awards. So, first awards conferred in 2025 along with 6th National Water Awards. These were launched in September 2024 under Jal Sanchay Abhiyan Catch the Rain campaign. इसका फोकस है on community driven conservation efforts. इसका मंत्र है 3 C's which is community, CSR and cost. 100 awards recognized contributors. So इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या, हमारा फोकस होता है ऑन आर्टिफिशियल रिचार्ज एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स. टारगेट अचीवमेंट इज 27.6 लाख स्ट्रक्चर्स रिपोर्टेड अगेंस्ट 10 लाख टारगेट. डिस्ट्रिक्ट टारगेट्स करती हैं 10,000 स्ट्रक्चर्स एंड 3,000 इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी टारगेट करती हैं 10,000 स्ट्रक्चर्स. देन JSJB के विनर्स, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट यूटी में नंबर 1 रैंक गोज टू तेलंगाना, देन छत्तीसगढ़, रैंक 3 गोज टू राजस्थान.
टॉप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू रायपुर, हैदराबाद, गोरखपुर, सभी को 2 करोड़ का कैश प्राइज मिला है। देन बेस्ट पार्टनर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, DOWR, RD एंड GR। ओके, बेस्ट NGOs तो जलतारा, सेव ग्राउंड वाटर, गिर गंगा परिवार। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन लॉन्च हुआ इन 2021। स्लोगन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। एक्टिविटीज़ इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डीसिल्टिंग, एफॉरेस्टेशन, देन जल जीवन मिशन। ये लॉन्च हुआ इन 2019। टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इज द गोल। 12.50 करोड़ न्यू कनेक्शंस प्रोवाइडेड अंडर दिस मिशन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका एम है टू इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर एंड इसका विजन है हर खेत को पानी। देन अटल भूजल योजना वॉज लॉन्च इन 2019। इसका फोकस है ऑन कम्युनिटी लेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। देन अमृत 2.0 का गोल है वाटर सिक्योर सिटीज़ एंड प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल टैप वाटर कवरेज प्लस फुल सीवरेज इन 500 सिटीज़। सो हमने यहाँ तक देख लिया। फॉर द PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो विच इज़ PIB नोट्स। ओके, आपको कोई और टॉपिक चाहिए या कुछ भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड फॉर द मंथली कवरेज डू चेक द प्लेलिस्ट सेक्शन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज 1.0 विच वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इनिशिएटिव एक्सपोज करता है स्टूडेंट्स को टू रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस विच हेल्प्स इन बिल्डिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड पोजिशनिंग साइबर सिक्योरिटी एज अ वायबल करियर पाथ and also catalyzing homegrown product-oriented solutions which deepen India's cyber resilience। इसके लिए कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, CERT ने, NSCS ने, AICTE, CDAC, DSCI एंड लीडर्स फ्रॉम अकेडमी एंड इंडस्ट्री। CSIC को डिज़ाइन किया गया टू फॉस्टर इंडिजिनियस रिसर्च ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस फ्रॉम द एकेडमिक इकोसिस्टम एंड ये ओपन है टू स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स। CSIC के अंडर जो इनोवेशन चैलेंज होगा वो फोकस करेगा ऑन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अक्रॉस 10 डोमेन्स विच इंक्लूड्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी, सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, हार्डवेयर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, क्रिप्टोग्राफी, सिक्योरिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड वायरलेस नेटवर्क्स, साइबर फोरेंसिक, गवर्नेंस ऑपरेशंस एंड सर्विसेज एंड फिनटेक सिक्योरिटी। इसकी 5 स्टेज स्ट्रक्चर के थ्रू इट विल नर्चर प्रॉमिसिंग आइडियाज़ फ्रॉम कंसेप्शन टू मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इस इनिशिएटिव के अंडर टॉप 20 टीम्स को मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी वाया एक्सपर्ट लेड वेबिनार्स ऑन टेक्निकल टॉपिक्स, पिचिंग अलॉन्ग विद हैंड्स ऑन मेंटरशिप सेशंस फ्रॉम इंडस्ट्री लीडर्स। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे ISCA प्रोजेक्ट के बारे में जिसके अंडर ये CSIC प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट इनिशिएटिव इसका है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका बेसिक एम है टू जनरेट ह्यूमन रिसोर्सेज इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ऑल्सो क्रिएटिंग जनरल अवेयरनेस ऑन साइबर हाइजीन, साइबर सिक्योरिटी अमंग द मासेस। इसके अंडर ह्यूमन रिसोर्स हम जनरेट करना चाहते हैं फॉर सेफ, ट्रस्टेड एंड सिक्योर साइबर स्पेस। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है बाय 50 प्रीमियर एकेडमिक एंड ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस जैसे IITs, NITs, IIITs एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ एंड सपोर्टेड बाय CDAC, हैदराबाद एंड DSIC एज नोडल एजेंसीज। अब हमने यहाँ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल भी देखा था। सो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है ऑन डेटा प्रोटेक्शन जिसको सेटअप किया गया है बाय NASSCOM एंड इट इज़ कमिटेड टुवर्ड्स मेकिंग साइबर स्पेस सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टेड बाय एस्टैब्लिशिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड्स एंड इनिशिएटिव्स इन साइबर सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी। DSCI वर्क करता है विद गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंडस्ट्री सेक्टर्स, industry associations, telecom, data protection authorities and think tanks for public advocacy, thought leadership, capacity building and outreach initiatives। इसके बाद है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कैरिंग आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएटेड एरियाज। अब हम देखेंगे ICFT यूनेस्को गांधी मेडल। So it was instituted at the 46th International
फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ICFT यूनेस्को, गांधी मेडल एक इंटरनेशनल ऑनर है प्रेजेंटेड इन कोलैबोरेशन विद ICFT पेरिस अंडर द एजेस ऑफ यूनेस्को। ये दिया जाता है टू एक्सीलेंट फिल्म विच प्रमोट्स पीस एंड इंटरकल्चरल डायलॉग एंड ऑनर करता है महात्मा गांधी विजन ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस। ICFT स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म, टीवी एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। इसको एस्टैब्लिश किया था इन 1956 इन न्यू दिल्ली's UNESCO. So ICFT was established in 1956 during the UNESCO's General Conference held in New Delhi. इसका बेसिक एम था टू प्रमोट इंटरकल्चरल डायलॉग एंड पीस वाया फिल्म्स। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया की फर्स्ट लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी जो कि इनॉग्रेट हुई है इन IIT बॉम्बे। ओके, ये क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, सुपर कंडक्टिविटी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है ना। जो लिक्विड हीलियम फैसिलिटी है ये MRI सिस्टम्स, एडवांस्ड मटेरियल्स कैरेक्टराइजेशन, क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये सबको डिपेंड करता है ऑन लिक्विड हीलियम। ऑल्सो जो ये लिक्विड हीलियम फैसिलिटी है यहाँ पर हीलियम रिकवरी सिस्टम भी है जिससे कि जो कॉस्ट है इट बिकम्स 1/10 ऑफ द करंट एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो कंजर्व्स रेयर हीलियम। ये जो लैब होगी ये इंडस्ट्रीज़, यूनिवर्सिटीज़, लैब सभी के लिए ओपन रहेगी। ऑल्सो इंडिया का पहला इंडिजिनस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप built by IIT Bombay, PQuest Group and powered by NV Centers. So QDM allow करता है नैनो स्केल 3-dimensional magnetic field imaging, will revolutionize wide field mapping in neuroscience, material research and semiconductor diagnostics. ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया है विद AI and machine learning systems and एक ब्रेक थ्रू लाएगा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशनल चिप टेस्टिंग, की पिलर्स फॉर इंडियाज फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। ठीक है, देन वन मोर थिंग वी हैव इज Q मैग PI। ठीक है, सो इंडिया का पहला पोर्टेबल मैग्नेटोमीटर केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग अल्ट्रा लो मैग्नेटिक फील्ड्स एट द नैनो टेस्ला स्केल। ये डिटेक्ट करता है अल्ट्रा लो मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इज बेस्ड ऑन नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स इन डायमंड। इट कैन बी यूज्ड इन डिफेंस, मिनरल एक्सप्लोरेशन, प्रिसीजन सेंसिंग एट्सेट्रा। ऑल्सो दिस डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया इज नाउ अमंग सिलेक्टेड नेशंस विद NV बेस्ड मैग्नेटोमीटर्स। ओके, नाउ वन मोर थिंग, Q कॉन्फोकल सिस्टम। ये एक होम ग्रोन कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप है विच विल एक्सप्लॉइट क्वांटम प्रॉपर्टीज ऑफ NV सेंटर्स इन नैनो डायमंड्स। ऑल्सो इसका यूज़ आएगा इन अर्ली कैंसर डायग्नोसिस टूल। यूजेस T1 रिलैक्सोमेट्री टू डिटेक्ट इंट्रासेल्युलर चेंजेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज लेवल्स। ओके, ये क्वांटम एनेबल बायोटेक इनोवेशन में हमारी हेल्प करेगा। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इज री इलेक्टेड टू द IMO काउंसिल फॉर 2026-27 विद द हाईएस्ट वोट टैली। ओके, सो इंडिया को री इलेक्ट किया गया टू द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन इन कैटेगरी B विच कंप्राइजेज 10 कंट्रीज विद लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सीबॉर्न ट्रेड। सो जो कैटेगरी B की कंट्रीज होती हैं इट कंसिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज विद लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन सीबॉर्न ट्रेड। ओके, so India received 154 out of 169 valid votes cast during the elections held on 28 November 2025 at the 34th session of the IMO Assembly. So ये highest vote tally reflect करता है international community's strong confidence in India's constructive leadership in global shipping and also reaffirms success of India's maritime growth agenda under Honorable Prime Minister's vision. This achievement came after successful organization of India Maritime Week 2025 जिसमें की मोर देन 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये सेकेंड कंसेक्टिव बायनियम था इन विच इंडिया हैज़ सिक्योर्ड हाईएस्ट टैली इन कैटेगरी B। ऑल्सो IMO काउंसिल के हम कुछ फंक्शंस वगैरह देखते हैं। सो IMO काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 40 इलेक्टेड मेंबर्स अक्रॉस 3 कैटेगरीज एंड ये फंक्शन करती है एज एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द IMO बिटवीन सेशंस ऑफ द असेंबली। सो IMO क्या है? अभी तक हम देख रहे थे IMO व्हाट इज़ एग्जैक्टली IMO? सो इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशंस विच लुक्स आफ्टर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोबल शिपिंग। ये एक्ट करती है एज द वर्ल्ड्स रूल मेकिंग बॉडी फॉर द शिपिंग इंडस्ट्री एंड इंश्योर करता है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रिमेन सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल। सो जो हमारी IMO काउंसिल है इसमें 40 मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड अंडर कैटेगरीज A, B एंड C एंड इट फंक्शंस एज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ IMO जो कि
काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेती है एंड गाइड करती है ऑर्गेनाइजेशंस वर्क बिटवीन असेंबली सेशंस। ओके, सो जो कैटेगरी ए होती है इट इज़ फॉर लार्जेस्ट शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, कैटेगरी बी जो होती है इट इज़ फॉर सी बॉन्ड ट्रेड प्लेयर्स एंड कैटेगरी सी इज़ फॉर नेशंस विद स्पेशल मेरीटाइम इंटरेस्ट या फिर टू इंश्योर जोग्राफिक ग्लोबल जोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ इसका ओरिजिन समझो। सो IMO वॉज क्रिएटेड इन 1948 इन, और उस टाइम इसका नेम था इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड इसको रीनेम किया गया इन 1982 एज IMO, दैट इज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम में इसमें 176 मेंबर्स हैं प्लस 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हैज़ बिन मेंबर सिंस 1959। ओके, अब इसका मेन मैंडेट क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग, प्रिवेंट मरीन एंड एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय शिप्स। ऑल्सो IMO डायरेक्टली अपने रूल्स एनफोर्स नहीं करता, बल्कि मेंबर कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग दीज रेगुलेशंस वाया नेशनल लॉज। ओके, सो IMO डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता, ये आपको याद रखना है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट IMO कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव्स हैं जो हम देखेंगे। नंबर 1 इज़ मार्पोल कन्वेंशन ऑफ 1973। इसका एम है टू रिड्यूस पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स इंक्लूडिंग ऑयल स्पिल्स, गार्बेज डिस्पोजल एंड एयर एमिशंस। देन वी हैव सोलास कन्वेंशन, ये मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर शिप्स कवरिंग एरियाज जैसे शिप कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड फायर सेफ्टी। सो मार्पोल स्टैंड्स फॉर Marine Pollution Convention and SOLAS stands for Safety of Life at Sea. Then we have STCW Convention, that is Standards of Training, Certification and Watch Keeping for Seafarers. ये establish करता है international standards for training, certification and watch keeping of seafarers. Then we have IMO GHG Strategy of 2023. ये target करता है net zero greenhouse gas emissions from international shipping by 2050. Then we have हांगकांग कन्वेंशन ऑफ 2009, ये प्रमोट करता है सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड शिप रिसाइकलिंग। इसके बाद है बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन ऑफ 2004, इट सीक्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव एक्वेटिक स्पीशीज वाया शिप्स बैलेस्ट वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रिगार्डिंग ऑपरेशन सागर बंधु विच वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड अर्जेंट सर्च एंड रेस्क्यू एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सपोर्ट टू श्रीलंका। इसके लिए इंडियन नेवी ने डिप्लॉय की INS विक्रांत, INS उदयगिरी, INS सुकन्या, INS घड़ियाल, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी 54, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी 51 एंड लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी 57 फॉर सप्लाइंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू साइक्लोन अफेक्टेड रीजन्स ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पे जो साइक्लोन की बात हम कर रहे हैं इट इज़ साइक्लोन दितवा, ठीक है, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लो प्रेशर एरिया ओवर द साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल ऑन 26 नवंबर 2025। उसका रैपिड इंटेंसिफिकेशन हुआ ड्यू टू हाई सी सरफेस टेम्परेचर, लो वर्टिकल विंड शेयर एंड मॉइस्ट मॉनसूनल विंड्स। इट इंटेंसिफाइड फ्रॉम लो प्रेशर टू डिप्रेशन, देन डीप डिप्रेशन एंड देन साइक्लोनिक स्टॉर्म विद इन 24 to 36 आवर्स। इस साइक्लोन को जो नेम दितवा दिया गया इट वॉज गिवन बाय येमेन and it refers to Detwaha Lagoon in Socotra Archipelago. Naming is done under World Meteorological Organization ESCAP framework and इसके अंडर names are drawn sequentially from a list contributed by 30 North Indian Ocean countries. Okay. So highest temperatures ने provide की necessary heat and moisture to fuel cyclone formation. Low vertical wind shear की वजह से जो storm system था it was allowed to grow vertically without disruption and जो moist monsoonal winds हैं they supplied continuous moisture strengthening convection around the system. Okay, and then जो naming है ये जो 13 countries included हैं इसमें हम आती हैं बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, UAE एंड येमेन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिगार्डिंग आदि चित्र विच इज़ नेशनल ट्राइबल पेंटिंग एग्जीबिशन। तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। So this event was part of Janjatiya Gaurav Varsh Pakhwada from 1st to 15 November 2025. So Adi Chitra offered visitors an immersive journey via India's vibrant indigenous art traditions. So exhibition ने feature की Borli paintings from Maharashtra, Saura and Pattachitra art from Odisha, Gond and Bhil art from Madhya Pradesh and Pithora paintings from Gujarat. Okay, इस तरह की exhibitions के through Ministry of Tribal Affairs and Trifed
reaffirm करते हैं their commitment to preserving India's tribal art heritage, greater visibility and sustainable livelihood opportunities for tribal artists and artisans across the country। तो इस वीडियो में हमने नवंबर मंथ के काफ़ी सारे PIB के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी वीडियो का एक सेकेंड पार्ट हम लाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर योर रिव्यूज़ इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड ये भी बताइए आप मंथली वीडियो प्रेफर करेंगे या फिर मैं पहले डेली वीडियोज़ बनाती थी वो प्रेफर करोगे, ठीक है। सो डू कॉमेंट योर प्रेफरेंस, उसी अकॉर्डिंग हम अब आगे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।